हाँ तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शन अभी हमने पढ़ी है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हम दो इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में से आप लोगों को पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, जो अभी मैंने बताया। अभी इनकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और यूजेज याद रखने हैं दोनों के। फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है और उनके यूजेज याद रखने हैं। तो इथेनॉल है जो जिसको अल्कोहल बोलते हैं, दारू शराब। इथेनॉल जो इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH या फिर CH3CH2OH, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों इसी के फॉर्मूले हैं। दोनों के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सेम केमिकल फॉर्मूले हैं दोनों। इसका मेल्टिंग पॉइंट है जो मतलब कितने पे मेल्ट हो जाती है ये, -117 डिग्री सेल्सियस पे। -117 डिग्री सेल्सियस तक अल्कोहल लिक्विड ही रहेगी, वो सॉलिड नहीं बनेगी। मतलब इसलिए बर्फ में भी शराब पी सकते हैं, जहां पर सब जम जाता है वहां पर भी। जैसे हमारे फौजी लोग हैं वो उधर उनको अल्कोहल मिलती है। क्यों यूजेबल है वो? इसलिए यूजेबल है क्योंकि वो 117 डिग्री सेल्सियस, -117 तो पॉसिबल नहीं है, आदमी तो मर ही जाएगा, शराब फिर भी जिंदा रहेगी। तो -117 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में रहती है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितने पे वेपर बन जाती है? 78 डिग्री सेल्सियस तक। देखो कितनी अच्छी बात है कि 78 डिग्री सेल्सियस भी नहीं हो पाएगा, 117 भी नहीं हो पाएगा, 78 पे भी आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और 117 में भी आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पर अल्कोहल सर्वाइव कर सकती है इतने में। तो जब तक आदमी जिंदा है तब तक अल्कोहल रहेगी। अच्छा, उसके बाद बर्निंग टेस्ट, मतलब ये टेस्ट में जैसे जले हुए की स्मेल आती है ना, ऐसे ही इसका टेस्ट है, जैसे जला हुआ टेस्ट होता है। फिर वाटर में सोल्यूबल है। हाँ, वाटर में सोल्यूबल है, इसलिए तो बैग बन सकते हैं। कैसे बातें कर रहे हो वैसे तुम? वाटर में सोल्यूबल है तो इसलिए ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। अल्कोहल एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। अब उसके बाद है इसकी केमिकल रिएक्शंस कि क्या क्या केमिकल रिएक्शन करता है। देखो दो कंपाउंड बनाता है ये, एक तो बनाता है सोडियम इथोक्साइड, एक बनाता है इथीन। जब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर का रिमूवल हो जाता है। अल्कोहल है जो इथेनॉल, अगर उसी सोडियम के साथ रिएक्शन कराएं, देखो ये रिएक्शन लिख के दिखाता हूं मैं आप लोगों को। C2H5OH, ये हमारा अल्कोहल है, रिएक्शन कराई हमने सोडियम के साथ, तो क्या बना, यहाँ से ये H निकल जाएगा और उसकी जगह N लग जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। क्या बना? C2H5ONA, ये बन गया सोडियम इथोक्साइड हमारा। ये इसका जो ये नाम लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला सोडियम इथोक्साइड प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई? यहाँ से आई। ठीक है, बैलेंस इसको कर सकते हैं। बैलेंस करने के बाद ये क्या हो जाएगी, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा जरूर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा। आपके बोर्ड होने से पहले सारा सिलेबस 10th क्लास का यहाँ पर अपलोड होगा, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं और जल्दी काम करूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी, हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा? सोडियम, और सोडियम लग जाएगा तो इसको बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड। तो सोडियम अल्कोहल है जो, इथेनॉल है जो, वो जब सोडियम के साथ रिएक्शन करती है तो सोडियम इथोक्साइड बनाती है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है इसकी अल्कोहल की, किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जब अल्कोहल पी लेते हैं ज्यादा और अंदर हमारे एसिड है ही, तो वो क्या करता है, पानी निकाल देता है। मतलब क्या कर देता है, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से वाटर बाहर निकल जाता है, इसलिए डिहाइड्रेशन होती है, इसलिए बॉडी में पानी की कमी हो जाती है अल्कोहल पीने के बाद। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, इसमें से वाटर निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा। H2O वाटर होता है ना, तो OH यहाँ से, H यहाँ से, तो क्या बनेगा? C2H2, क्या बन जाएगा? इथीन। देखो अभी हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था CnH2n-2, C2H4, एक हाइड्रोजन निकलेगी ना, तो ये बनेगा इथीन, CnH2n। Twice the number of carbon is the number of hydrogen, that is alkene। इथीन बनाइए, दो कार्बन वाला है तो क्या बनाइए? इथीन बनाइए। ठीक है, प्लस H2O, वाटर निकला। ओके, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई किसकी? अल्कोहल की। अब अल्कोहल में किसकी? इथेनॉल की। अब इथेनॉल के साथ एक कंपाउंड और पढ़ा जाता है, क्या? मिथेनॉल। एक कार्बन वाला अल्कोहल जिसमें एक ही कार्बन है, CH3OH।
ये मिथेनॉल। अब लेबोरेटरी में, लैब में एक एज ए रिएजेंट यूज होता है। एज लेबोरेटरीज में जो अल्कोहल यूज होती है वो केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए एज ए रिएजेंट यूज होती है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए या फिर स्लाइड्स बनाने के लिए भी यूज होती है जो अल्कोहल। अब उसमें क्या करते हैं कि जो एल्ले वहां बैठा है वो उसकी घूंट ना लगा ले, उसको पी ना ले, उसमें मिथेनॉल मिला देते हैं। मिथेनॉल खतरनाक है, अल्कोहल भी वैसे खतरनाक है। अल्कोहल जो ये इथेनॉल है, इथेनॉल भी अगर प्योर अमाउंट में ली जाए, बिना पानी मिलाए अगर ली जाए, तो वो क्या करती है, अब वो जलन करती है और जो लीवर है उसको डैमेज कर देगी, बिल्कुल किडनी को डैमेज कर देगी। अब अल्कोहल के अंदर क्या मिलाया जाता है, इथेनॉल के अंदर क्या मिलाया जाता है, मिथेनॉल। इथेनॉल ड्रिंकेबल है, मिथेनॉल ड्रिंकेबल नहीं है, मिथेनॉल जहर है, उसको मिला देते हैं मिथेनॉल के अंदर। इसको बोलते हैं अल्ट्रेशन, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी, अल्ट्रेशन कर दिया। अल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, वो ड्रिंकेबल नहीं रहती इथेनॉल। तो ये बात बतानी थी कि इथेनॉल के अंदर मिथेनॉल मिला देते हैं जो लैब्स में आती है, लेबोरेटरीज में आती है। अब यूजेस क्या है अल्कोहल की, एज ए बेवरेज यूज होता है, पेय पदार्थ के रूप में, बियर्स वगैरह में पेय पदार्थ के रूप में। मेडिसिन्स में, खांसी की दवाई होती है उनमें मेडिसिन्स में सब में अल्कोहल जरूर होता है। सैनिटाइजर्स में हमने इतना अभी कोरोना में पढ़ा है, इतना यूज हुआ है सैनिटाइजर्स का, तो उसमें अल्कोहल यूज होता है, स्मेल आती है। सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स बनाने में अल्कोहल का यूज होता है, और लैब के रिएजेंट के रूप में अल्कोहल का यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो थी सारी प्रॉपर्टी किसकी, इथेनॉल की। इथेनॉल के बारे में हमने सब पढ़ लिया। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है वो है इथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड। अगर वो 5 से 8% है एसिटिक एसिड तो उसको विनेगर बोलते हैं। अगर प्योर है मतलब 100% है तो उसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलते हैं। पूछता है कि अगर प्योर है, क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि अगर प्योर एसिटिक एसिड है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन देगा सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड बोलेंगे, तो उसका आंसर क्या है, ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलेंगे। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कितने पे जम जाता है, ये 17 डिग्री सेल्सियस या 290 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन। अब इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, देखो ये तीनों सेम होंगी, किसके साथ, ये देखो पहले वाली सोडियम के साथ, सोडियम के साथ करेंगे केमिकल रिएक्शन, तब भी क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड बनाएगा, सोडियम लग जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हट जाएगी, सोडियम लग जाएगा, जैसे इसके साथ हुआ था अभी CH3COONA, सोडियम लग जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये क्या बना, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। इसके साथ भी सोडियम इथेनोएट बनेगा, इसके साथ भी सोडियम इथेनोएट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा। अब देखो यहाँ पर देखो NaHCO3 है, NaHCO3, तो Na तो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, CH3COONA, Na ने तो हाइड्रोजन की जगह ले ली, यहाँ से क्या निकला, H निकला, और यहाँ से HCO3 निकला, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2CO3, और H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड जो अनस्टेबल है और जो फटाफट किसमें टूट जाता है, H2O में, और प्लस CO2 में, इन दोनों में टूट जाता है। तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, H2O प्लस CO2। समझ में आई बात, एक बार और बता देता हूँ, CH3COOH एसिटिक एसिड है, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो Na तो लग जाएगा, Na पॉजिटिव है तो वो तो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा Na। अब यहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन, यहाँ से क्या निकलेगी, HCO3, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, H2CO3। H2CO3 एक अनस्टेबल कंपाउंड है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, थोड़ी ही देर में किसमें टूट जाता है, H2O में और CO2 में टूट जाता है, तो ये H2O और CO2 साथ में। सेम सिमिलरली सेम इसके साथ बनेगा Na2CO3 के साथ, इसमें क्या होगा, Na तो लग जाएगा यहाँ, और CO3 और H मिलके H2CO3, ये बैलेंस कर सकते हैं बाद में, पर बनता H2CO3 है, उसके साथ भी सेम यही कंपाउंड बनेंगे तीनों के तीनों, एज इट इज CH3COONA प्लस H2O प्लस CO3। इसके साथ NaHCO3 के साथ भी यही बनेंगे, Na2CO3 के साथ भी यही बनेंगे। जो CH3COONA है इसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया मामला। अब चौथी केमिकल रिएक्शन, तीन केमिकल रिएक्शन हो गई है किसकी, एसिटिक एसिड की और इथेनोइक एसिड की। चौथी केमिकल रिएक्शन किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अब जब अल्कोहल मिलेगी तो कुछ तो होगा भाई, कुछ तो नया होगा जब अल्कोहल मिल रही है तो जब अल्कोहल मिलेगी तो एक खुशबूदार पदार्थ बनता है। कैसा पदार्थ बनता है, स्मेलिंग सब्सटेंस, खुशबूदार पदार्थ, जिसको बोलते हैं एस्टर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। ये मैंने नीचे की तरफ लिख लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या, जब
एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराई जाती है किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। याद रखना, जब एसिटिक एसिड की इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराई जाती है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। और एस्टर कैसा पदार्थ होता है, स्मेलिंग सब्सटेंस, खुशबूदार पदार्थ होता है जो सोप्स में, परफ्यूम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसकी स्मेल कैसे होती है, फ्रूटी स्मेल, जैसे फ्रूट्स में से स्मेल आती है ना, खुशबू आती है अच्छी, वैसी फ्रूटी स्मेल आती है किसमें से, एस्टर में से। अब इसको क्या करते हैं, कैसे लिखा जाता है ये, इसमें से जो देखो एसिड है, एसिड में से सिर्फ H निकलेगा, H बाहर निकल जाएगा, CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड में से H बाहर निकल जाएगा, COO, H किसका निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, H और OH निकल के वाटर बाहर निकल जाएगा और ये उल्टा जुड़ जाएगा, CH2 CH3। तो ये क्या हुआ, ये एस्टर हुआ, ये क्या है, एस्टर है, और प्लस साथ में वाटर निकला। वाटर का कैसे बना, OH यहाँ से निकल गया और H यहाँ से निकल गया, और H और OH मिलके क्या बन गया, H2O वाटर। समझ में आया एस्टरीफिकेशन रिएक्शन? चलो एक बार और बता देता हूँ, नहीं समझ में आया तो एक फायदा और है तुम्हारी ऑनलाइन वीडियो देखने का, यूट्यूब की वीडियो देखने का। तो समझ में ना आया तो बैकवर्ड करके पीछे करके दोबारा देख लो, पूछने की जरूरत ही नहीं है। और स्टिल अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर डाउट है। ये सब करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर किया करो, बिना शेयर किए रीच कैसे आएगी, रीच नहीं आएगी तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा। अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मोटिवेशन तो चाहिए मेहनत के लिए। आप लोग भी मेहनत करोगे तो पता चलेगा कि मेहनत का अगर फल ना मिले तो कैसे लगता है। तो क्या है, यहां से क्या निकला, ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में से H निकलेगा, क्योंकि एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं। ये एसिड बेस और साल्ट में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं इसकी भी वीडियो डालूंगा। एसिड बेस और साल्ट अगर आपको जानना है तो सब्सक्राइब करो। एसिड बेस और साल्ट में से एसिड में से क्या निकलेगा, H निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगी। तो यहाँ CH3COO, H को छोड़ दो, इसका H नहीं लिखा हमने, और अल्कोहल है तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, OH निकलेगा और H निकलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O। H2O तो बाहर निकल गया, यहाँ जो CH2CH3 है इसको उल्टा करके जोड़ दो, CH2CH3, तो ये क्या बन गया, एस्टर बन गया भाई। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्स्टर बन रहा है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन? इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेन रिएक्शन है इस केमिकल, इस चैप्टर की। ठीक है, अब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपने पढ़ ली। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बाद इसका उल्टा होता है। अगर एस्टेरिफिकेशन जो एस्टर बना है उसमें से वाटर को हम बाहर निकाल दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, उसका वाटर को तोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, डीएस्टेरिफिकेशन बन जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब वो रिमूवल ऑफ वाटर कैसे कर सकते हैं, हीट करके किसको, एस्टर को, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में। अगर एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो दोनों के दोनों जो एस्टर था, एस्टर में से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बाहर निकल जाएंगे। अभी पढ़ा था हमने एस्टर CH3COO CH2 CH3, ये एस्टर भी पढ़ा था हमने। अगर इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हीट करेंगे तो इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा। कैसे, एसिड बन जाएगा, ऐसे कैसा, वैसे ही CH3COOH ऐसे एसिड बन जाएगा, प्लस नहीं, हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में तोड़ेंगे इसको। अब दूसरा बन जाएगा CH3CH2OH। डिहाइड्रेशन नहीं कर रहे, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन नहीं कर रहे, मतलब वाटर को निकाल नहीं रहे, वाटर को ऐड कर रहे हैं। वाटर ऐड हो जाएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एस्टर के साथ, और इससे क्या बन जाएगा, ओरिजिनल एसिड और ओरिजिनल अल्कोहल वापस बन जाएंगे। ठीक है, अब ये तो क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस वाटर की प्रेजेंस में टूट रहा है, वाटर की प्रेजेंस में टूट रहा है, मतलब वाटर ऐड हो रहा है उसके साथ। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। कैसा हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी दोबारा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे जब हम एस्टर का, बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे जब एस्टर का, मतलब बेस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, CH3COO CH2CH3, ये हमारा क्या है, एस्टर है। इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ NaOH के साथ करा दिया हमने रिएक्शन। NaOH एक बेस है, एसिड बेस साल्ट में आपने जरूर पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा, बहुत बार सुन लिया होगा आपने इस वीडियो में, अगली बार नहीं बोलूंगा।
तो क्या होगा, यहाँ पर सोडियम इथेनॉइड बन जाएगा, ये एन एसिड की जगह इथेनॉइड साल्ट बन जाएगा, CH3COONA, ये Na लग जाएगा और साथ में अल्कोहल एसिड की ऐसी CH3CH2OH, अल्कोहल को कोई चेंज नहीं कर सकता भाई, अल्कोहल एसिड ऐसी रहेगी, अल्कोहल एसिड ऐसी रहेगी और इसके साथ क्या लग जाएगा, एसिड के साथ सोडियम, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड। अब ये सोडियम इथेनॉइड है ना, जो ये साबुन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ये सोडियम इथेनॉइड किसमें इस्तेमाल किया जाता है, साबुन बनाने में, इसलिए बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है जो एस्टर का, उसको सल्फोनिफिकेशन बोलते हैं, SOAPNI, सल्फोनिफिकेशन, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है ये, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन है। बेसिक हाइड्रोलिसिस, बेस की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर का तो क्या बन जाएगा, साबुन बनाने वाला पदार्थ बन जाएगा। साबुन बनाने वाला पदार्थ कौन सा है, सोडियम इथेनॉइड, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन हुआ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप्स इज कॉल्ड सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। कैसे बनता है, एस्टर को क्या करेंगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। ओके, समझ में आई बात, ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पीछे करके देखो, दोबारा समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा तो 2 बार में आएगा, 2 बार में नहीं आएगा तो 3 में आएगा, अगर मेहनत करोगे तो आएगा, मेहनत नहीं करोगे तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, बाबा जी कठिन ज्यादा बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है सोप्स और डिटर्जेंट्स में डिफरेंस। सोप्स क्या है, डिटर्जेंट क्या है। अब देखो ये हमें सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन पड़ी तो मतलब सोडियम साल्ट है किसका, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सोप्स क्या है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लॉन्ग चेन, बड़ी बड़ी चेन्स हैं जिसमें कार्बन के 15 एटम है, 17 एटम है, कार्बन के 15 एटम है, 15 दूनी 30 और 2 32, क्या है ये, एल्केन्स हैं। 32 होने चाहिए थे, एक हटा के क्या लगा दिया, COOH लगा दिया। क्या बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का सिंबल क्या है, COOH। तो C15 और C17, 15 और 17 याद रखनी है आपको, 15 आप उसको एल्केन बना लेंगे, 15 दूनी 30 और 2 32, और 32 में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, उसकी जगह COOH लगा देंगे 31। तो ये क्या है, पामेटिक एसिड है। केमिकल फार्मूला पूछता है कहीं पर, पामेटिक एसिड का क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ पामेटिक एसिड, C15 H31 COOH, और 17 वाला है तो उसको बोलते हैं स्टीरिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग चेन है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। सोडियम साल्ट, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, वर्क्स विद, ये सिर्फ किसके साथ काम करती हैं, वर्क्स विद सॉफ्ट वाटर ओनली। अगर वाटर सॉफ्ट है तो उसके साथ काम करेंगे, सिर्फ सॉफ्ट वाटर ओनली, वर्क्स विद सॉफ्ट वाटर ओनली। अब सॉफ्ट वाटर क्या चीज होती है, जिसमें क्या हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। अगर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वाटर के अंदर तो ये वाटर को हार्ड बना देते हैं, भारी बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। अगर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन नहीं है तो तभी ये काम कर पाएगा, वाटर के, उस वाटर के साथ कपड़े साफ कर पाएगा। अगर ये है तो वाटर उस वाटर के साथ काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, तो क्या बना देता है, ये स्कम बना देता है भाई, स्कम। स्कम क्या चीज है, इनसोल्युबल सब्सटेंस है, अघुलनशील पदार्थ है, इनसोल्युबल सब्सटेंस formed by action of soaps। जब साबुन काम करते हैं किसके साथ, एक्शन ऑफ सोप्स विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। क्या है स्कम, एक इनसोल्युबल सब्सटेंस है जो कपड़े साफ करने में दिक्कत करता है। इनसोल्युबल सब्सटेंस है जो बनता है कब, जब सोप काम करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ, ठीक है, उसको स्कम बोलते हैं, जो दिक्कत देता है कपड़े साफ करने में। तो समझ में आया सोप्स क्या है, ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, और जिनकी लंबी लंबी चेन है, लॉन्ग चेन है। डिटर्जेंट्स क्या है, डिटर्जेंट्स जिनको आप मार्जिन बोलते हैं, सर्फ बोलते हैं डिटर्जेंट, तो वो क्या है, वो अमोनियम साल्ट है, NH4 पॉजिटिव। ये सोडियम साल्ट है, ये अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट है, SO3 नेगेटिव, और इसको बैलेंस करने के लिए इसके साथ हमेशा पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव लगा रहता है। तो सल्फोनेट और अमोनियम साल्ट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वही लंबी चेन होंगी, पर इसमें क्या है, ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट है, ये अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट है, तो ये बढ़िया काम करते हैं। ये हार्ड वाटर के साथ भी काम करते हैं, वर्क्स विद हार्ड वाटर टू, वर्क्स विद हार्ड वाटर टू। तो ये अपनी मम्मी को बताना आज कि डिटर्जेंट बढ़िया काम करते हैं, सोप्स बढ़िया काम नहीं करते। सोप्स सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ काम करते हैं, डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ। सारा कोई कैसा भी पानी हो उसमें डिटर्जेंट सर्फ हर जगह बढ़िया से काम करता है। क्यों, क्योंकि वो अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट है, ठीक है। समझ में आया सोप्स और डिटर्जेंट में डिफरेंस, समझ में आया होगा, जरूर नहीं आया होगा तो पीछे करके वीडियो देखो,
सब टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, सब अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं। किसी बच्चे को किसी के टीचर का पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, किसी को किसी टीचर के पढ़ाने का समझ में आता है। सिमिलरली सब बच्चे अलग अलग तरह से समझते हैं। कुछ बच्चों को समझने की पावर जल्दी समझ जाते हैं एक बार में, कुछ 2 बार में समझते हैं, कुछ 3 बार में समझते हैं। समझ जाते हैं, जो कोशिश करना छोड़ देता है वो नहीं समझता। तो अगर आप कोशिश ना करने वालों में हैं या कोशिश करना छोड़ने वालों में हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आप कोशिश हमेशा जारी रखने वालों में हैं, जब तक आप सीख नहीं लेते तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, सबका दिमाग सेम कैपेसिटी का है, कैपेसिटी सेम है, एफर्ट कम या ज्यादा हो सकते हैं। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का क्या, वर्किंग एक्शन ऑफ सोप्स। ये लगाना भूल जाता मैं, वर्किंग एक्शन ऑफ सोप्स। देखो साबुन के 2 सिरे होते हैं, जैसे स्पर्म के 2 सिरे होते हैं ना, ऐसे ही साबुन के 2 सिरे होते हैं। एक होता है हेड, थोड़ी सी हेड हीट नहीं, हीट तो बहुत हो गई, हेड इंक डाल लेता हूं थोड़ी सी। एक हेड और एक टेल, एक सिर और एक पूंछ। जो हेड है सिर, वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, वो पानी से प्यार करता है। फिलिक, हाइड्रो मींस वाटर, फिलिक मींस लविंग। तो ये जो हेड है, ये हेड है किसका, साबुन का। साबुन के जब देखा जाए, सोप को जब देखा जाएगा छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो इसके 2 सिरे हैं, एक हेड है और एक दूसरा टेल है। जो हेड है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मींस वाटर, फिलिंग मींस लविंग। तो ये क्या है, वाटर लविंग है, ये पानी से प्यार करता है। और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये पानी से दूर भागता है। हाइड्रोफोबिक है, वाटर फोबिक, फोबिक मींस दूर भागने वाला, वाटर फोबिक दूर भागता है। ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। अब जो जितनी भी गंदगी होती है ना, गंदी चीजें किसकी वजह से होती है, ऑयल की वजह से, डर्ट की वजह से या फिर ग्रीस की वजह से, जितनी भी कपड़ों में गंदगी होती है वो सारी की सारी कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। वो भी पानी में मिक्स नहीं होती। जैसे अगर रेत डाल के देखें, मिट्टी डाल के देखें, तेल डाल के देखें, ग्रीस डाल के देखें पानी के अंदर, वो भी पानी में मिक्स नहीं होंगे। और एक रूल होता है लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होता है उसको वैसा ही पसंद आता है। लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व्स, दोनों में दोनों एक दूसरे, अगर एक दूसरे के जैसे तो एक दूसरे में डिजोल्व हो जाएंगे। तो अगर डर्ट पार्टिकल्स हाइड्रोफोबिक है तो वो हाइड्रोफोबिक टेल के साथ मिक्स हो जाएंगे। कैसे, बहुत सारे क्या हैं, ये साबुन के पार्टिकल्स हैं, और ये क्या है, गंदगी है। ये क्या है, गंदगी सारी अपनी पूंछ के लगा लेंगे लोग, पूंछ के साथ इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफोबिक के साथ ही मिक्स होंगे। ये टेल वाला नहीं, ये हेड वाला हिस्सा रहेगा उधर, हेड वाला हिस्सा आगे की तरफ, टेल वाला हिस्सा किसके साथ, हाँ डर्ट पार्टिकल के साथ। ये क्या है, डर्ट पार्टिकल्स हैं, जो कपड़ों में गंदगी होती है, डर्ट पार्टिकल्स। अब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको बोलते हैं मिसेल, MICELLE, मिसेल बोलते हैं। व्हाट इज मिसेल, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय dirt particles and soaps, in which dirt particles are in center and soaps molecules are surrounding the dirt particles, are surrounding, उसके चारों तरफ dirt particles है और बीच में सोप है, तो उसको बोलते हैं मिसेल, इसको मिसेल बोलते हैं। अब ये जो मिसेल है, अब क्या करेंगे, पानी डालेंगे कपड़ों में, क्या करेंगे हम, पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर के साथ साथ इन इंप्योरिटीज को भी अपने साथ ले जाएगा और कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। समझ में आया? चलो एक बार और दोबारा बताता हूँ कैसे होगा। सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप्स जो होते हैं उनके दो सिरे होते हैं, एक हेड है एक टेल है। हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है। और जितने भी
गंदगी होती है कपड़ों के अंदर, ऑयल या फिर ग्रीस या फिर डर्ट, वो भी हाइड्रोफोबिक होती है क्योंकि वो भी पानी में मिक्स नहीं होती। तो और एक रूल है लाइक डिजोल्व लाइक, जो जो जैसा होता है वो उसी को पसंद करता है। तो हाइड्रोफोबिक है तो वो हाइड्रोफोबिक डर्ट पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उनको सारे अपने पूंछ के साथ जोड़ देगा और एक सर्कुलर या फिर एक गुच्छा बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा जिसको बोलते हैं मिसेल। इस मिसेल को जब पानी डाला जाएगा हम ब्रश के साथ या फिर पानी के साथ जब कपड़े साफ करते हैं पानी डालते हैं, तो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे और साथ में डर्ट पार्टिकल्स को भी अपने साथ कैरी ऑन कर लेंगे, ले जाएंगे। तो when we add water for removal of dirt particles, the hydrophilic ends moves away with water along the hydrophilic heads move away with water along with the dirt particles and thus the clothes gets clean। ऐसे ही हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये क्या था, वर्किंग एक्शन ऑफ सोप्स था। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों का यहीं पे खत्म होता है। डाउट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं और बाकी वीडियोस के लिए नेक्स्ट चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।